नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा द ट्रूथ में। मेरा नाम है नेहा शुक्ला और चर्चा के इस नए एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है? क्या पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है? अगर ऐसा हो गया है तो इसका कसूरवार कौन है और आगे का रास्ता पाकिस्तान के लिए कैसा रहने वाला है, ये सब समझेंगे। हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से जुड़ रहे हैं प्रोफेसर मुक्तदर खान, जो कि उनका बहुत ही एक पॉपुलर यूट्यूब चैनल भी है खानवर्सेशन। आप जरूर जाइए और उनको देखिए। वहां पर भारत से जुड़े हुए तमाम विदेशी नीति को वो एक अलग अलग मुख्य बिंदुओं पर बातचीत करते हैं और डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप उनके चैनल पर जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आइए प्रोफेसर मुक्तदर खान का स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फिर से चर्चा द ट्रुथ में। थैंक यू वेरी मच नेहा। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम और नमस्कार। जी सर। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही कह दिया है कि क्या पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है, जिस तरह की बातें होने लगी हैं और खुद वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कह दिया कि हम दिवालिया हो चुके, हमें मान लेना चाहिए। आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या हमें मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड नेशन? देखिए, फेल्ड नेशन की जो एकेडमिक डेफिनेशन है कि अगर वो गवर्नेंस नहीं कर सकता पूरी तरह से जी। और तो उसके जो मिसाल थे, ये एक स्टेज पर आपको याद होगा सोमालिया में जब पायरेट्स हैड टेकन ओवर और बिल्कुल कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, पैसों की कोई वैल्यू नहीं थी, तो जब उस सूरत हाल में आ जाता है देन यू कुड कॉल इट अ फेल्ड स्टेट। पाकिस्तान जैसे स्टेट्स को आप फेलिंग स्टेट्स कहते हैं। तो दीज स्टेट्स आर फेलिंग। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछा आज के पाकिस्तान की रुपी की पर डॉलर क्या वैल्यू है, यू विल बी एबल टू गिव मी अ स्पेसिफिक वैल्यू। तो ये जो चीजें हैं दीज आर एज अ रिजल्ट ऑफ गवर्नेंस की वजह से होती हैं। जी। तो पाकिस्तान के तो चार प्रॉब्लम्स हैं विच आर वेरी वेरी सीवियर, जिसके वजह से यूं कह सकते हैं कि इट इज ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्टिंग। So that is एक क्राइसिस उसके लिए, फाइनेंशियल क्राइसिस। और उसके वजह से यू कैन से वो जो दिवालिया निकल गया का जो लफ्ज यूज कर रहे हैं, इट डजंट मीन दैट द कंट्री इज गॉन बैंकरप्ट। व्हाट इट मींस इज कि द कंट्री नॉट एबल टू मीट उसके इंटरनेशनल जो ऑब्लिगेशंस है वो पूरा नहीं कर सकता। दैट इज द प्रॉब्लम। और उस दूसरे मसाइल भी है, अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दे तो आई कैन एक्सप्लेन कि पाकिस्तान की कह सकते हैं कि सितारे गर्दिश में है। ये फ्रेज तो आपने सुना होगा ना, कि सर मुनाते ही ओले पड़े कहते हैं कि तो दे हैव मेनी क्राइसिस हैपनिंग एट द सेम टाइम। तो मिसाल के तौर पे उनके पास अब जो बेसिक क्राइसिस जिस पे गौर कर रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। उनको खजरा है तकरीबन $30 बिलियन का, 23 से डिपेंडिंग ऑन हु इज काउंटिंग। और उसकी जो डेट सर्विसिंग है ना, खर्जे पे जो आपको पेमेंट करना पड़ता है बेसिक इंटरेस्ट, वो डॉलर में करना है और उनके पास उतना डॉलर नहीं है। दे हैव लेस देन $3 बिलियन नाउ। तो डॉलर्स दो चीजों के लिए चाहिए, एक तो पे ऑफ लोन्स और एटलीस्ट पे द इंटरेस्ट ऑन लोन्स, और दूसरी चीज टू पे फॉर इंपोर्ट्स। और पाकिस्तान अपेरेंटली इंपोर्ट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो वीट भी इंपोर्ट करता है, दूध भी इंपोर्ट करता है, ऑयल भी इंपोर्ट करता है। सो नाउ दे डोंट हैव द मनी इन डॉलर्स टू इंपोर्ट दिस स्टफ। और पाकिस्तान के रुपया इतना कमजोर हो गया कि नोबडी इज गोइंग टू गिव टू पाकिस्तान इन देयर रुपीज। तो ये एक क्राइसिस उनके पास चल रही है। तो इस क्राइसिस का जो असर होता है उनकी इकोनॉमी पे 3-4 किस्म का असर होगा। एक, to fulfill IMF obligations, ताकि उनको IMF में थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले, they have to cut subsidies। जो चीजें हो जैसे कि डीजल पे जो सब्सिडी है, गैस पे जो सब्सिडी है, अगर उनके पास वीट या आटे वगैरह पे सब्सिडीज है, they will have to cut that। तो उससे ये सब इंपॉर्टेंट चीजें, अहम चीजें हैं, उसकी कीमतें बढ़ जाएगी। तो they will have inflation। अब उनके पास जो इन्फ्लेशन हो गया है, इट इज क्लोज टू 33%। सोचिए आप कि 33% इन्फ्लेशन है। जो चीज लास्ट ईयर आपको 100 रुपए में मिलती थी, वो चीज आपको 133 में मिलेगी। अब दैट्स व्हाट इट मींस कि 33% इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन की वजह से ये हो जाता है कि शॉर्टेजेस भी हो जाते हैं, क्योंकि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, चीजें मिलेंगी भी नहीं। तो जिनके पास पैसा है उनको भी चीजें खरीदने में मुश्किल होगी।
तो ये दूसरी चीज है कि ये इकोनॉमिक डोमेस्टिक क्राइसिस है। तीसरी चीज ये है कि इस मसले से निकलने के लिए पाकिस्तान को जो करना है वो है टू डू टू थिंग्स। एक के अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज करें। दे आर ग्रोइंग एट 2% दिस ईयर। ये फॉर अ पोर कंट्री ये तो डिजास्टर। इट्स अ ग्रेट थिंग इज अमेरिका इज ग्रोइंग एट 2%, क्योंकि अमेरिका का बेस $20 ट्रिलियन से 2% उसका बहुत ज्यादा हो जाएगा। बट फॉर अ स्मॉल इकोनॉमी लाइक पाकिस्तान जिसका $350 बिलियन ग्रोथ है, जीडीपी है, उसको 2% ग्रोथ इज नथिंग। दूसरी चीज ये है कि उनके इंपोर्ट्स बहुत नीचे हो गए हैं और इन्फ्लेशन हाई है। अगर वो एक्सपोर्ट्स अगर पैसे डॉलर वो एक्सपोर्ट करना चाहिए, एक्सपोर्ट भी नहीं कर सक रहे, तो दे एक जब में खुलकर फंस गए हैं। फिर दूसरी चीज ये है कि इमरान खान को लेकर जो सियासी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनके पास, तो अगर आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट वो पूरा तवज्जो भी अपने प्रॉब्लम्स पे नहीं दे सकती, राइट? दे आर सो बिजी ट्राइंग टू काउंटर मूव इमरान खान। इमरान खान क्या कर रहे हैं, आज क्या करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, जेल भर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। सो हाफ द एनर्जीज मुझे लगता है कि गवर्नमेंट विच इज नॉट ए गुड गवर्नमेंट, विच इज फेलिंग गवर्नमेंट, ऑलरेडी करप्शन का उनका रेपुटेशन है, तो ये गवर्नमेंट जो है सो आधा वक्त पॉलिटिक्स में गुजार रही है, आधा वक्त इज ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये एक मसला है। फिर उसके बाद उनके पास सिक्योरिटी का मसला है। टीटीपी ने तो उन पे जंग शुरू कर दी है और इस टारगेटिंग सिक्योरिटी फोर्सेस, पेशावर की बॉम्बिंग ले ले, कराची में पुलिस, तो एक सिक्योरिटी। एंड फाइनली एक उनका शुरू से पैदाइशी प्रॉब्लम है, कह सकते हैं कि पैदाइशी बीमारी है पाकिस्तान की ये, कि इट डजंट नो हु इट इज। कि पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग कि क्या वो एक लिबरल डेमोक्रेसी है, होमलैंड मुस्लिम्स, इज इट एन इस्लामिक स्टेट जहां पे शरिया किया जाएगा। तो द कंट्री इज टेयरिंग अपार्ट। तो ये सारे क्राइसिस एक साथ उसको पाकिस्तान टेयर कर दे रहे हैं अपार्ट। दे नीड वेरी वाइज लीडरशिप, थॉटफुल लीडरशिप, दे नीड पब्लिक सपोर्ट, दे नीड इंटरनेशनल सपोर्ट। उसके बगैर दे विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ दिस मेस। और कह रहा हूं आपको कि उनका मसला इतना सीरियस है कि अगर आज वो $10 बिलियन की लॉटरी भी जीत जाते हैं कि पाकिस्तान में लॉटरी 10 बिलियन की, they will have to go through this again in June or ये February. So once again they will have to go back to IMF in June and try to solve the problems. और उनके जो ट्रेडिशनल allies थे जो usually is to bail Pakistan out, China, United Arab Emirates, Saudi Arabia, they are not eager to help Pakistan out now. तो आप समझ सकते हैं कितने मसाइल हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अभी चीन ने मेरे ख्याल से $700 मिलियन की कैश मदद की है और इसके बारे में वहां के फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद जानकारी दी है ट्वीट करके। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि इसके पीछे साजिश हो सकती है चीन की। इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए IMF से जो पाकिस्तान का जो डेट है 30% ऑफ द डेट इज टू चाइना। तो जब ये IMF को जाते हैं लोन लेने या अमेरिका से बात करते हैं, तो IMF एंड अमेरिकन एंड द वेस्टर्न कंट्रीज आर सेइंग कि भाई आपका तो सबसे बड़ा जो आपका क्रेडिटर है वो चाइना है, तो अगर आपको लोन से रिलीफ चाहिए तो आप जाके चाइना से मांगे। तो चाइना हैज नॉट फुली रिस्ट्रक्चर्ड द लोन। चाइना ने बहुत प्रॉमिसेस किए। अगर आप 3-4 महीने पहले जाके देखें तो यू वुड हैव फाउंड कि चाइना इज सेइंग वी विल गिव यू $9 बिलियन या लोन को हम डिफर कर देंगे वगैरह। लेकिन चाइनीज हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन पाकिस्तान। मतलब वो जो गवादार में जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, इट इज अबाउट $55 बिलियन इन्वेस्टमेंट है। अब तो वो मतलब वहां पे तो चाइनीज जाने से डर रहे हैं, वो अपनी कॉन्सुलर सर्विसेज बंद कर दी है उन्होंने, और चाइनीज आर बीइंग टारगेटेड बाय बलूचिस्तानी टेररिस्ट कहिए या उनको फ्राइडे जो भी करे इंसर्जेंट्स। तो चाइना इज वेरी वरीड कि भाई हमने ऑलरेडी इतने पैसे यहाँ डुबा दिए हैं, शुड वी इन्वेस्ट मोर। और दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान इज राइट नाउ रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट कहते हैं ना, तरह हो गया है, बट समटाइम्स रनिंग टू रशिया टू गेट ऑयल, देन इट इज कमिंग बैक टू अमेरिका। अमेरिका ने फिर एड पहुंचा दी उनके 16 के वो $450 मिलियन। आई डोंट नो व्हाई दे टुक द मनी फॉर 450। कौन सा जंग लड़ना है उनको?
They should have used that money towards handling some of their debt problems, ना? तो मुझे लगता है कि चाइनीज आर नॉट फुल्ली श्योर कि वी कैन ट्रस्ट दिस कंट्री एंटायरली एट द मोमेंट. तो दे आर कि भाई हम और इनको 5-10 बिलियन देंगे, फिर जून में यही सिचुएशन रहेगा. सो आई हैव अ फीलिंग कि दे वांट IMF टू हैंडल द प्रॉब्लम. और IMF का ऐसा है, IMF कैन टेक स्टेप्स. IMF ने जो डिमांड किया है इनसे कि आप टैक्सेस बढ़ाएं, हमने कहा कि आप डीजल ऑयल वगैरह पे जो सब्सिडी थे उसको काटे, और उनके जो दूसरे डिमांड्स हैं, ये डिमांड्स जो है सो सऊदी अरबिया, चाइना वगैरह उतनी फोर्स से नहीं कर सकते जो जिस तरह से IMF कर सकता है जी. तो आई थिंक एवरीबडी इज वेटिंग फॉर IMF टू रीस्ट्रक्चर पाकिस्तान एंड देन दे मे हेल्प पाकिस्तान. बट इमेजिन करें आप कि आपने मुझे सुना और इससे आप दो कंक्लूजन ले सकते हैं कि ये एक तो है कि क्रॉनिकल प्रॉब्लम, ये 23rd टाइम ये IMF के पास गए हैं, राइट? So they have constantly the same problem, which means they are not learning. Right. And number two, कि अभी तो हमने करप्शन की बात ही नहीं की. So there is a lot of corruption also. बिल्कुल बात करेंगे. एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं प्रोफेसर. ब्रेक का इशारा हो रहा है तो एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फौरन मिलते हैं. आपसे कुछ और सवालात हैं, उन्हें समझेंगे प्रोफेसर मुक्तदर खान से. प्रोफेसर, ब्रेक पर जाने से पहले आपने करप्शन की बात कही थी और करप्शन के बारे में पाकिस्तान में ये भी कहा जाता है कि राजनीतिक हलकों में तो करप्शन है ही, लेकिन आर्मी में भी बहुत बड़ा करप्शन है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना को भी इस मौजूदा हालात के लिए कसूरवार मानते हैं, अगर हम आम पब्लिक पाकिस्तान की बात करते हैं. प्रोफेसर देखिए, पाकिस्तान की जो मिलिट्री का रोल है उसमें दो किस्म का करप्शन करते हैं वो. एक करप्शन ये है विच इज यूं कहिए कि ओपन करप्शन, विच मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कश्मीर को लेकर, उन्होंने इतना एम्फसाइज किया हुआ है कश्मीर को, इतना रेडिकलाइज कर दिया है अपने पॉपुलेशन को कश्मीर का मुद्दा लेकर, कि मैं बाज़ कहता हूं कि पाकिस्तान के गिव अप इस्लाम. अगर आप पाकिस्तान में लीडर हैं तो आप इस्लाम छोड़ के भी आप इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन कश्मीर छोड़ के आप इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे पाकिस्तान में. इट इज एज इफ कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर हैज बिकम द रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस. पाकिस्तान को द बिगेस्ट हेल्प दैट पाकिस्तान इस दौरान गेट इज फ्रॉम इंडिया पोटेंशियली, लेकिन वो कश्मीर के मुद्दे को लेकर दे आर मिसिंग आउट ए पोटेंशियली वेरी गुड फ्रेंड एंड एलाय. तो ये जो इनकी जो स्ट्रैटेजी है जिसके वजह से द मिलिट्री इज अलाउड टू टेक ए लार्ज सोर्स अप टू 40% ऑफ द बजट वो खा जाती है मिलिट्री जी. तो ये विजिबल है ना, ये तो आप कह सकते हैं ये वाइट करप्शन है. ये चोरी नहीं कर रहे, दे आर डूइंग एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ, बट by having a national security strategy जिसमें डेवलपमेंट पे और दूसरी चीजों पे कम, डिफेंस पे इतना ज्यादा खर्चा जो ये करते हैं, उसके वजह से जो एक किस्म का करप्शन आ गया इन द सोसाइटी. सो बट और उसके बाद जो पाकिस्तानी एलिट है, दे आर ऑल वो मतलब अपने स्तर को लूट रहे हैं. अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप एकेडमिक्स ले लें तो इंडिया के एकेडमिक्स, बांग्लादेश के एकेडमिक्स और पाकिस्तान, यू विल फाइंड दैट द पाकिस्तानीज आर वे बेटर पेड एंड दे आर लेस कॉम्पिटेंट एंड लेस प्रोडक्टिव. भाई जमीनें भी मिलती हैं. अभी तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हैज बिकम लाइक ए रियल एस्टेट एजेंट. वो अपनी लैंड वगैरह, और मिलिट्री आल्सो कंट्रोल्स द इकोनॉमी इन पाकिस्तान. तो एक किस्म से ये करप्शन है ऑन द सिस्टम इटसेल्फ, इसके वजह से बहुत सारे लेजिटिमेट रिसोर्सेस legitimately misdirect हो रहे हैं, which is not good for the state. The second thing ये है कि ये जो फॉरेन से जो पैसे आते हैं डॉलर्स हेल्प करने, यूएस की एड वगैरह, उसमें से ये खुलम खुला चुरा लेते हैं पैसे, जस्ट स्ट्रेट अप दे टेक इट. इनफैक्ट आपको ताज्जुब होगा कि शायद 2 महीने पहले शहबाज शरीफ जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, he had to present himself in a court in London where he had to answer questions, जहां को कटघरे खड़ा कर दिए उसको, क्योंकि he is accused of corruption, of stealing aid which came from Great Britain to Pakistan, जो पिछले उनके नेचुरल डिजास्टर्स हुए. तो ये जो सेकंड चीज है जिससे लोग पैसे चुरा कर बाहर भी जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं,
बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स खरीदते हैं. द एलीट हैज रियली रियली करप्टेड. तो उससे भी ये हो गया है कि एक तो एक कंट्री सफर बिकॉज उसका डेट कंट्री पे आ जाता जी. अगर पाकिस्तान बोरो करता है $1 बिलियन और उनके जनरल उसको चुरा लेते हैं तो पे तो पाकिस्तान को करना पड़ता है. तो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब जनरल बाजवा रिटायर हुए तो उनकी जो एसेट्स रिलीज हुए दे वर लाइक 250 बिलियन कुछ कह रहे पाकिस्तानी रुपीज. आई मीन इट्स अमेजिंग हाउ इन द लास्ट 4-5 years he developed a huge wealth. इनफैक्ट मैं ये हर शो पे कहता हूं कि पाकिस्तान के जो करंट जनरल हैं मुनीर साहब he should declare his assets now. इतने हैं उनकी नेटवर्थ ताकि आप देखें उन 3 साल में कितना चुराते हैं by the time he retires. तो ये करप्शन की वजह से भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मल्टीलैटरल बैंक्स वो बहुत झिझकते हैं लोन देने के लिए. और पाकिस्तान is not doing something even more dangerous which is it's going to commercial sources for borrowing money. अगर वो कमर्शियल बैंक्स के पास जाके पैसे लेंगे इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई होंगे कि they will never be able to service those debts. So I think Pakistan needs some kind of a revolution inside where ये सब एक तो एक करप्ट एसेट्स वापस लेकर आए और दूसरी चीज ये है कि they clean up their act वरना this country will just collapse और उसका नताइज अच्छे नहीं होते. देखिए जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस होती है इट इमीडिएटली लेट्स इनटू पॉलिटिकल क्राइसिस. जब गरीब लोग भूखे हो जाते हैं इवन मिडिल क्लास को जब कुछ नहीं मिलता ना वो सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करते हैं वो गवर्नमेंट की. आपने श्रीलंका में तो देखा आपने किस तरह लोग जो है तो प्रेसिडेंट की पैलेस पे अटैक कर दिए थे. तो that is the kind of things that you will see in cities. You will see riots. और IMF programs के बाद कई जगह मतलब I was once in Jordan और अम्मान में मैं था वहां पर किसी कॉन्फ्रेंस के लिए गया था मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है. I was in the midst of like a huge protest और बाद में मुझे पता चला कि IMF की रिस्ट्रक्चरिंग के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि IMF ने सब्सिडीज कटवाई और जिसकी वजह से रोटी वगैरह की कीमतें बढ़ गई. तो that is also a possibility कि पाकिस्तान में you will see lots of protests against the government जब पब्लिक को पता चलेगा. जी. वैसे आटा दूध भी नहीं मिल रहा लोगों को. अगर जिनको मिल रहा है तो it is like 2 or 3 times more expensive. So how long this is going to be sustainable? मतलब मैं तो सोच के घबराता हूँ हालांकि मैं इतना दूर हूँ. लेकिन वहां पे अभी खबरें आ रही हैं कि मेडिसिन का भी क्राइसिस हो रहा है, दवाएं नहीं मिल पा रही हैं और सब कुछ जो है आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो गया है. प्रोफेसर ये भी समझोगे निकी हेली हैं जिन्होंने कि खुद को प्रेसिडेंशियल रेस में इन्वॉल्व करने का अनाउंसमेंट कर दिया है और अब वो कहती हैं कि अगर वो सत्ता में आती हैं तो पाकिस्तान और चीन दोनों को एड बंद कर देंगी. तो कहीं ना कहीं इस तरह की अमेरिका में भी जो है एक बात या फिर एक इमोशंस देखी जा रही है. एंटी पाकिस्तान एंड एंटी चाइना तो है ही. मतलब चाइना को हम एड थोड़ी देते हैं उल्टा चाइना से पैसे हम बोरो करते हैं. चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रेडिटर्स टू अमेरिका. मेरे ख्याल से ए लार्ज परसेंटेज ऑफ आवर फॉरेन डेट इज टू अमेरिका. अमेरिका का खर्चा कुछ 30-35 ट्रिलियन डॉलर है और जिसमें जापान और चाइना और बिग बायर्स ऑफ अमेरिका ट्रेजरीज बॉन्ड्स वगैरह. सो आई डोंट नो व्हाट निकी हेली इज टॉकिंग अबाउट by saying we will cut aid to China, including पाकिस्तान को तो हम एड ज्यादा देते नहीं है. जो भी सपोर्ट we were giving was military support. अब जो हमने दिए हैं बहुत ही लिमिटेड है. फ्लड्स के लिए $200 मिलियन दिए हैं. जेंडर इक्विटी मतलब जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए $200 मिलियन दिए और वो F-16 को जो फिक्स कर रहे हैं सर्विसिंग. और वो जो F-16 का जो है इट इज मोर लाइक द मनी इज गोइंग स्ट्रेट टू अमेरिकन कंपनीज जो सर्विस कर. सो इट्स बेसिकली पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है. वो पैसा अमेरिका में ही रहेगा. राइट. सो इन दैट सेंस और अमेरिकन्स आर नाउ क्वाइट अलर्ट टू पाकिस्तानी करप्ट प्रैक्टिसेस. और अगर वो पैसे दे रहे हैं देन दे माइट बी एक्चुअली ब्राइबिंग पाकिस्तानी जनरल्स वगैरह. अदरवाइज दे नो कि ये तो लूट लेंगे. इसलिए वो यहाँ का यही आई होप दे गिव द मनी टू द कंपनीज इन द यूएस हु आर गोइंग टू सर्विस पाकिस्तानी F-16. उसका पता नहीं मुझे कहां तक वो पहुंचा है. इट वाज जस्ट अनाउंस्ड. सो देयर इज नॉट मच एड
निकी हेली की जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इज हर आइडेंटिटी, दैट शी इज ए वुमन ऑफ कलर, ब्राउन वुमन है, एंड शी इज, आई डोंट थिंक शी विल हैव मोर देन 10%, अगर बहुत मुश्किल से वो 10% आएगी इन द रिपब्लिकन पार्टी, और अगर सिर्फ 3 कैंडिडेट्स हैं तो इट विल बी बिटवीन डिसेंटिस एंड ट्रम्प, बट इफ शी हैंग्स इन देयर तो मुझे लगता है शी माइट हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ गेटिंग अ वाइस प्रेसिडेंट टिकट, क्योंकि अगर बाइडेन और कमला हैरिस रन कर रहे हैं, इफ दैट्स द डेमोक्रेटिक टिकट, देन ट्रम्प, अनदर व्हाइट मैन, इज नॉट गोइंग टू लुक वेरी गुड, तो शी विल ब्रिंग डिवर्सिटी वगैरह लेकर आती हैं, और मुझे लगता है कि अगर शी इज एमिंग फॉर अ वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेसी, या शी इज ऑल्सो होपिंग कि अगर कोई रिपब्लिकन जीत जाता है इलेक्शन तो शी कुड बी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। रिपब्लिकन्स ने उनके बारे में कहा कि वंस शी बिकेम द यूएस एम्बेसडर टू द यूएन, मतलब she apparently has a very quick learning capacity, वो बहुत जल्दी से, and she did very well in the cabinet meetings, national security, but given the Trump की जो the level of competence उस cabinet का इतना low था, that for anybody who did their homework she would have done well. So I have a feeling that if the Republicans win, she is definitely going to have a much better कैबिनेट पोजीशन, क्योंकि आपने देखा हो ना तो ट्रम्प को क्रिटिसाइज कर रही है ना डिसेंटिस को क्रिटिसाइज कर रही है, वो किक बालास कहती है, आई डोंट किक साइडवेज, आई किक फॉरवर्ड, तो बेसिकली शी इज नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज एनी ऑफ हर रिपब्लिकन ओपोनेंट्स, और अभी तक ट्रम्प हैज नॉट टारगेटेड हर, सो ही डजंट सी हर एज अ थ्रेट, उससे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शी माइट बी इन द रनिंग फॉर वाइस प्रेसिडेंशियल टिकट। जी प्रोफेसर, मैं ये भी समझना चाहूंगी कि अभी हाल ही में जावेद अख्तर का एक और बयान आया है, लाहौर के बाद भी मुंबई में एक आयोजन में उन्होंने कहा है कि किसी भी देश को अगर धर्म से बनाया जाए, धर्म के आधार पर बनाया जाए, तो वो एक नेशन नहीं बन सकता। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं कि और पाकिस्तान का उन्होंने कहा कि एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या इस्लाम के आधार पर राष्ट्र का गठन हुआ, ये भी एक बड़ी वजह रहा पाकिस्तान के मौजूदा हालात के लिए? देखिए, दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क हैं which have been created on the basis of religious nationalism, और दोनों बहुत करीब they are like twin states। एक पाकिस्तान है जो 1947 अगस्त में पैदा हुआ, और दूसरा इजराइल है जो मई 1948 में पैदा हुआ। जूइश नेशनलिज्म, मुस्लिम नेशनलिज्म। अब आप इजराइल को कह सकते हैं कि इट हैज नॉट सॉल्व इट्स पैलेस्टीनियन के साथ जो मसाइल हैं, दे हैव नॉट सॉल्व, सिमिलरिटीज काफी हैं टू द इंडो पाक सिचुएशन, बट यू कांट कॉल इजराइल ए फेक स्टेट। इजराइल इज ए न्यूक्लियर पावर, इट इज अ इकोनॉमी, उसकी डेमोक्रेसी की इंडेक्स अभी भी काफी हाई है, इट इज आई थिंक रेटेड वेरी हाई इन द टॉप 30 डेमोक्रेसी में है, पर कैपिटा इनकम भी बहुत, टेक्नोलॉजी में इतनी आगे है कि इंडियंस आर सीकिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम इजराइल, खासतौर से डिफेंस इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। कारगिल के जंग में जैसे कि इंडिया डिड वेरी वेल बिकॉज ऑफ द सपोर्ट इट गॉट फ्रॉम इजराइल। सो रिलीजियस नेशनलिज्म के बेसिस पे अगर आप इजराइल को देखते हैं तो इट हैज बीन क्वाइट, इट हैज अचीव्ड ए गोल जो 2000 साल में उनको नहीं मिले। पाकिस्तान अलबत्ता इज अ रिपीटेड फेलियर, मतलब उन्होंने कहा कि भाई हम जो 2 नेशन थियरी के बेसिस पे उन्होंने क्रिएट किया, दैट 2 नेशन थियरी वाज डिबंक्ड इन 1971। अगर 1947 में आप कह रहे हैं, देखिए एथनिसिटी तो हमारी कॉमन है ना, अगर आप मेरे बच्चे जो अमेरिका में पैदा होते हैं और मेरे पड़ोसी या दोस्त के जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं उनके बच्चे यहाँ पैदा होते हैं, तो दे आर वेरी सिमिलर, दे आर देसी अमेरिकन्स, राइट? इसको समोसा कॉकस कहते हैं हम लोग। सो एथनिसिटी वाइज में फर्क नहीं है, इंडियन भी पंजाबी है, पाकिस्तानी भी पंजाबी है, इंडियंस भी थोड़े बहुत मतलब यूपी वगैरह के उनके पास भी वही है। सो एथनिसिटी इज कॉमन, रिलीजन वाज डिफरेंट, एटलीस्ट वो कहते हैं। बट देन बांग्लादेश जब बना, then ethnicity became more important than religion, language became more important than religion, 1971. So this idea that religion can be a uniting force has been disproven by Pakistan, whereas it has been proven by the Israelis. तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की फेलियर का प्रॉब्लम यह है कि
जो पाकिस्तान की जो एलीट थी बहुत ही इनकॉम्पिटेंट है। तो मैं आप कहने में, देखिए उनके पास एक ही लीडर था, जिन्ना। And Jinnah was not a very great intellectual, not deaf. He was a smart lawyer and he lobbied very hard for that case and it won. लेकिन इंडिया के जो फाउंडिंग फादर्स हैं, आप देखें, आई थिंक इंडिया की अगर आप लिस्ट बना ले फाउंडिंग फादर्स की, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल को ले ले, मौलाना आजाद को ले ले, अम्बेडकर को ले ले, वो द चेयरमैन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे इंडिया के पास फाउंडिंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कई मतलब आई कैन टेल यू दैट अगर साउथ इंडिया के टॉप 105 लीडर्स बनाने तो उसमें भी शायद जिन्ना नहीं आएंगे इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटेंस एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल वगैरह। सो इंडिया वाज वेरी लकी टू बी फॉर्म्ड बाय अ ह्यूज plethora of leaders who were not corrupt, who really loved India and gave India a very good start. India का constitution draft was ready by November 1947. कमेटी ने ऑलरेडी लिख दिया था ड्राफ्ट, वो 1.5-2 साल पे डिबेट होते रहे। डेली 166 में पढ़ रहा था, 160 पब्लिक डिबेट्स हुए, फिर जाके वो कंफर्म हुआ in 1950 जब इंडिया बिकेम रिपब्लिक। पाकिस्तान तो शुरू भी नहीं किया डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन, जब वो इंडिया में देखे तो उसके बाद डिस्कशन वगैरह स्टार्ट हुए। तो सो आई हैव अ फीलिंग कि उनके फाउंडेशन शुरू से ही कमजोर थे और भी इंटेलेक्चुअल्स उनके पास जो थे ऑफ वेरी लो कैलिबर, दे कुड नॉट बातें करें। मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। एक हलाल स्टोर वर्जीनिया में वो रिलोकेट कर रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप रात में आए, यहाँ पे आप कल मूव हो रहे हैं, आप कुछ किताबें चाहिए तो आप ले लें, हम आपको 30% डिस्काउंट पे दे देते हैं। तो मैंने वो सारी रात उस हलाल स्टोर देखा, तो मुझे कई किताबें मिली जो 1950 वगैरह में पब्लिश हुए थे, बहुत इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस कि पाकिस्तान में काफी सीरियस डिस्कशन हुए थे अबाउट इस्लाम एंड डेमोक्रेसी, पे काफी डिबेट्स हुए थे, बट दिस आर फ्रॉम एकेडमिक्स हु वर सीन सेक्युलर, और उनको ज्यादा रोल ही नहीं मिला इन एक्चुअली शेपिंग द कंट्री। तो बेसिकली मिलिट्री और मुल्लाओं ने उसको लूट लिया। तो एक यहाँ पर एक प्रोमिनेंट पाकिस्तानी एम्बेसडर है, हुसैन अखानी, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इज अबाउट 3 A's, अल्लाह एंड अमेरिका। तो इस तरह से वो कह रहे थे, और ये तो मुल्लाज जो है, तो सो आर्मी अल्लाह एंड अमेरिका, ये तीनों ने पाकिस्तान को डिस्टॉर्ट के वो इस तरह बन गया जो पॉलिटिक्स। they need to understand कि उनके पॉलिटिकल मकसद क्या है। मैं भी ये बात पे तो इत्तेफाक रखता हूँ कि गवर्नमेंट का मकसद ये नहीं कि आपको जन्नत में पहुंचा। गवर्नमेंट का मकसद बहुत सिंपल सा चीज है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, आपको आजादी दे और आपके ऐसा अपॉर्चुनिटी दे कि हर बंदा अपना पोटेंशियल रियलाइज कर सके। दैट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट, टू प्रोवाइड यू विद बेनिफिट्स, अपॉर्चुनिटीज, इंस्टीट्यूशंस। देखिए आप कितना एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है, या द स्टेट हैज डन वेरी लिटिल टू इंप्रूव द, सो आप यू कह सकते हैं कि ये शुरू से फेल स्टेट था, यू नो, और उसके ऊपर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, अगर उनको इतना ऑब्सेशन था टेरिटोरियल एक्सपेंशन का, 1947 जभी से उन्होंने जंगें शुरू कर दी, कश्मीर को दे ट्राई टू कॉन्कर, और फिर उसके बाद 4 जंग इंडिया से लड़ लिए। सो आई हैव अ फीलिंग कि देयर इज सम फंडामेंटल फ्लॉ इन हाउ द पॉलिसी मेकर्स एंड लीडर्स इन पाकिस्तान थिंक। और जी मेरे ख्याल से अगर वो सेक्युलर भी हो जाएंगे तो दे विल हैव बैड पॉलिसी, सॉरी टू से। तो यहाँ मुझे ये समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान ने हर वो कोशिश की कि किस तरह से कश्मीर को लेकर एक डिस्टर्बेंस जो है वो मेंटेन रहे, और अब ये उनकी मजबूरी होगी। जैसे आपने शुरू में कहा कि इस्लाम को शायद वो छोड़ सकते हैं लेकिन कश्मीर को नहीं छोड़ सकते। लेकिन मैं भारत की तरफ से ये समझना चाह रही हूँ, बहुत से यहाँ पे लोग हैं, एक ग्रुप ऐसा है जो कहता है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत कमजोर है और भारत अपने अखंड भारत का सपना है इस वक्त मिलिट्री
मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए पूरा कर सकता है। लेकिन मैं ये समझ पा रही हूँ कि बीजेपी तो ये नहीं सोचती ही है, साथ ही साथ सेंटर भी ऐसा नहीं सोच रही है। तो क्या आपको लगता है कि उनको पता है कि ये बिल्कुल सही तरीका नहीं होगा अगर हम रीजन में प्रॉस्पेरिटी को देखते हैं? देखिए, अगर आप लेट्स से कि पूरा पाकिस्तान को एनेक्स करके क्या आप 2.5 मिलियन और मुस्लिम्स इंडिया में चाहते हैं एंड इंडिया वांट्स टू रिमेन ए डेमोक्रेसी, बीजेपी तो खत्म हो जाएगी राइट अवे। 37% उनको वोट मिला था लास्ट टाइम, राइट? 37% वाज ऑल द वोट दैट बीजेपी गॉट। पिछले भी जो इलेक्शन हुए हैं 3 स्टेट में से सिर्फ एक वो जीत सके, गुजरात, जिस इज द होम स्टेट और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने उसको गुजरात को जितने तोहफे दिए हैं किसी को नहीं दिए। अगर इंडिया में ओलंपिक्स आएगा तो वो भी गुजरात में आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ही इज रियली इन्वेस्टेड हेवीली इन गुजरात। तो मुझे नहीं लगता कि पीपल आर स्टूपिड इनफ इन इंडिया टू डू दैट। हाँ, अलबत्ता दे माइट बी टेम्प्टेड टू टेक पीओके बैक, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, लेकिन वहां पे भी ये सवाल उठता है कि आप कश्मीरियों को भी ले लेंगे साथ and increase the Muslim population in Kashmir, और आप वो कॉन्कर करके लैंड फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करके उस जगह को एथनिकली क्लींस करेंगे ताकि मुसलमानों को भगा देंगे, कश्मीर से खाली जमीन ले लेंगे। दिस इज नॉट इजी क्वेश्चंस टू आंसर। ये पब्लिक में ना आजकल ये जो इंडिया के टेलीविजन पे लोग सोचते कम चीखते ज्यादा हैं। मैं अपनी एक मूवी देख कर आया हूँ कल, सेल्फी नाम का, अक्षय कुमार का, तो उसमें जो कैरिकेचर बताया है इंडियन टेलीविजन में, चीखना चीखना पुकारा। सो दे नीड टू डिलिबरेट एंड डिस्कस कि इंडिया कैन नॉट जस्ट ऑन एन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज लाइक दिस। इंडिया भी डिस्टेबलाइज हो जाएगा अगर ऐसे। इंडिया इज एट द मोमेंट वो शेक्सपियर ने कहा था, there's a tie in the face of man which leads on to fortune. So India is at that point it can really take off and become a major power, economic power, military power in the world, and it has थोड़े fault lines domestically, वो उसको ठीक रहे। अब देखें आप अमृतसर में क्या हो रहा है पिछले 2-3 दिन से, so they can't afford things like that happening। खासतौर से इस साल G20 भी इंडिया में हो रही है, SCO भी इंडिया में हो रही है, ओलाफ शोल्ज आ रहे हैं, क्या वो इंडिया में टीवी नहीं देख रहे बैठकर कि क्या हो रहा है पंजाब में? So those kind of things are not the messages that India wants to send। अलबत्ता पाकिस्तान का कोलैप्स होता है, we will actually have a huge problem on our hands in India कि अगर रेफ्यूजीज आने लग गए लाखों से तो क्या करेंगे आप? क्या हम गोलियां मार के रोकेंगे, दीवारें बना देंगे? सो इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। इंडिया नीड्स अ वीक पाकिस्तान, बट नॉट नीड ए फेल्ड पाकिस्तान। एक और छोटा सा जो थ्रेटन ना करे इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी वगैरह को। और देखिए, डॉक्टर जयसीमा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी 2-3 साल पहले, दैट इंडिया कैन नॉट become a major power without its entire neighborhood cheering for it। प्रोफेसर, आपने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि जब तक नेबरहुड से चेयर ना हो तब तक इंडिया एक मेजर पावर नहीं बन सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों में सारे तमाम जो पड़ोसी मुल्क हैं भारत के, वो चीन की तरफ उनका झुकाव ज्यादा लगा है रहा है। और अभी जो मैं समझ पा रही हूँ इस रीजन की पॉलिटिक्स को, कि चीन से जिसने भी दोस्ती निभाई है वो कहीं ना कहीं तबाही हुआ है, और शायद इसकी समझ श्रीलंका को भी आई है, लेकिन फिलहाल वो मजबूर है। बांग्लादेश को भी ये बात समझ में आ रही है, लेकिन पाकिस्तान को मुझे लगता है ये बात समझ नहीं आ रही। देखिए, पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेथ डिप्लोमेसी जिसकी क्रिटिसिज्म होती है, जो श्रीलंका के केस में अगर आप देखें कि दे बोरो मनी एंड बांग्लादेश हैज बीन ट्राइंग टू मैनेज इट्स बोरिंग फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम चाइना एंड ऑल्सो बैलेंसिंग, और अमेरिका से भी ताल्लुकात रख रहे हैं, इंडिया से भी ताल्लुकात रख रहे हैं। इंडिया का सेकंड बिगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ फॉरेन एड बांग्लादेश है। इसी बजट में, इस साल के बजट में सबसे ज्यादा भूटान को दे रहा है इंडिया, सेकंड विच इज 550 करोड़ बांग्लादेश के लिए। सो बांग्लादेश इज हैविंग सम ट्रबल, बट देखें आप IMF जब बांग्लादेश को गए वहीं पर अनाउंस कर दिए थे ना उन्होंने
कि the deal was done right there as opposed to Pakistan 10 दिन के बाद भी nothing has been announced and अभी तक the agreement hasn't been okayed. वो स्टाफ लेवल भी अप्रूवल नहीं मिला, बोर्ड का तो छोड़ गया. सो पाकिस्तान के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है. टेररिज्म को भी लेकर बहुत प्रॉब्लम्स हैं. टेररिज्म के अलावा उनको जो बॉर्डर इश्यूज है अफगानिस्तान, आपको पता है कि पिछले 3-4 साल में पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे ज्यादा लोग मारे गए बनिस्बत लाइन ऑफ LOC के ऊपर. तो so they have many problems. मतलब उनके सारे borders are hot in some ways ना. और फिर उसके बाद जो डोमेस्टिक टेररिज्म चल रहा है विद तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के जो अटैक्स पेशावर में हुए, अब कराची में हुए हैं, उससे पहले वो लकी हो गए, वरना वो बंदा अगर निकल जाता इस्लामाबाद को जो आया सुसाइड बॉम्बर, then that means the TTP has potentially attacked इतने major targets. So पाकिस्तान की गवर्नमेंट is incapable of defending itself from its own assets. ये पाकिस्तान के assets थे. So पाकिस्तान के कई problems हैं जिसके वजह से it is in a really bad shape. जहां तक कि चाइना का सवाल है, you must also realize कि India also have nearly $100 billion trade deficit China 2022 का. और so India I think Indians need to have a much more serious, thoughtful discussion about China rather than emotional चीजें. अगर आपने शरकत साहब का जो ANI पे इंटरव्यू था आपने देखा होगा, जिसमें he kind of got angry and said कि इतनी बड़ी इकोनॉमी में जाकर क्या उनसे लड़ लो. He said, "Do you want me to go and pick a fight with a bigger economy?" So that is India's dilemma, right? That the public is pushing for it. मैं बाद में जो response को देखा हूँ, both Congress के responses and others, they actually are about India taking an aggressive posture, maybe even attacking China, which is so foolish. 62 का बात फिर से आ जाएगी. And so I think the government is being quite prudent in their efforts to manage China. But India के लिए देखिए, India will never become a fully global power without becoming a hegemon in its own region. जब तक आप आपके मतलब के दादा नहीं हैं, आप शहर के दादा कैसा बन सकते? जी, तो पाकिस्तान को ये भी बातें यहाँ पर काफी निकल कर आ रही हैं कि इंडिया ही बेल आउट कर सकता है, और इस बारे में चर्चाएं भी हो रही हैं, कैबिनेट लेवल पे भी हो रही हैं, ये भी खबर निकल कर आ रही है. इसे कैसे देख रहे हैं कि क्या वाकई भारत की तरफ से बेल आउट होगा तभी पाकिस्तान का भला होगा? तो जब जयशंकर साहब से सवाल पूछा गया था, जयशंकर साहब ने कहा कि दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन वी कैन नॉट मेक दिस डिसीजन विदाउट टेकिंग इन द सेंटिमेंट ऑफ द पब्लिक. पब्लिक का सेंटीमेंट इतना, मतलब मैंने 2-3 बार इसको अपने शोज पे भी कहा है कि इंडिया शुड रियलाइज कि अगर पाकिस्तान कोलैप्स होता तो इंडिया का बहुत नुकसान होगा. डेफिनेटली करोड़ों का खर्चा होगा, इवन इफ यू ट्राई टू स्टॉप द रेफ्यूजी. देखिए आप बांग्लादेश का क्या हाल हो रहा है, 1 मिलियन रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो आ गए. पाकिस्तान है स्टेट 230-40 मिलियन जो उनकी आबादी है, अगर वो कोलैप्स होता, उसका अगर 2-3% भी इंडिया आ जाते हैं एज रेफ्यूजीज, देन आप क्या करेंगे 3-4-5 मिलियन रेफ्यूजीज को लेकर? हाउ विल यू हैंडल देम? उसके कई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इकोनॉमी पे, सोसाइटी पे, कल्चर पे. सो दो आर सम ऑफ द सीरियस इश्यूज दैट इंडिया नीड्स टू टेक. लेकिन आप एट अ स्मॉलर स्केल अगर आप इंडिया का रिस्पॉन्स देखें टू द टर्किश earthquake, so India was there in less than 48 hours. सबसे one of the biggest team was from India. काफी aid इंडिया ने पहुंचाई. India did an incredible job. I was very proud of what they did in Turkey. मैं टर्की बहुत जाते रहता हूँ, मेरे बहुत दोस्त वगैरह, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अफेक्ट हो गए हैं टर्की में. So it was what India did was incredible. In spite of the fact कि पिछले 4-5 साल से Erdogan has been playing, shall we say, very nasty games with कश्मीर. प्रोफेसर समय समाप्त हो गया, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया एक लाइन में ये बात पूरी करें कि किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान को क्या बेल आउट भारत की तरफ से मिलेगा? देखिए, if India is just a strategic country then it should not, but if India is also a spiritual country then they should find a way to help their neighbor. जी,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर, इतनी आसान शब्दों में आपने मुझे और मेरे व्यूवर्स को बताया कि पाकिस्तान का जो हाल है वो क्या है और भारत इसमें क्या भूमिका निभा सकता है और निभाना चाहिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर। और अपने दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपका प्यार और स्नेह हमें लगातार मिल रहा है। आप अपना फीडबैक देना ना भूलें info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी आपके ईमेल का हमें इंतजार रहता है। फिर होगी आपसे मुलाकात अगले हफ्ते।